हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को बिना टाइम गवाए। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, हम क्या कहेंगे इसको? माइटोकॉन्ड्रियन। अनलेस स्पेशली स्ट्रेन आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। देखिए, जब तक हम इसको स्ट्रेन नहीं करते हैं किसी डाई से तब तक ये हमें माइक्रोस्कोप में ईजिली विजिबल नहीं होता, मतलब दिखता नहीं है। The number of mitochondrion per cell is variable depending on the physiological activity of the cell। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो वेरिएबिलिटी शो करता है, किसी सेल में 2 होगा तो किसी सेल में 1 होगा। और किस बेसिस पे? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, शेप और साइज के भी बेसिस पे कंसीडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। Typically, it is sausage shaped or cylindrical, having diameter 0.2 to 1 micrometer, average 0.5 micrometer and length 1 to 4.1 micrometer। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका मीट के शेप का होता है। सॉसेज मतलब मीट के शेप का, सिलिंड्रिकल आप सभी जानते हैं, सिलिंड्रिकल शेप का। उसके बाद से इसका जो डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, और माइक्रोमीटर। और एवरेज जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और लेंथ जो होता है वो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर with the outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into 2 aqueous compartment। तो इस लाइन को हम आपको अपने नोट से समझाते हैं, स्ट्रक्चर से समझाते हैं। देखिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई। कुछ पोरिन्स प्रोटीन लगे होते हैं इधर इधर, ये आउटर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे पोरिन्स प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। जो ये शेप है ऐसे, इसको क्रिस्टे बोलते हैं। और यहाँ से जो ऐसे निकला हुआ है ये आपका हेड कहलाएगा, ये आपका बेस कहलाएगा। जहाँ से निकला वो बेस कहलाएगा, और ये जो गोला सा है ये आपका हेड कहलाएगा। उसके बाद से बता रहा है आपकी एनसीईआरटी में कि 2 कंपार्टमेंट में आपका जो ल्यूमन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है। पहला है इनर कंपार्टमेंट, दूसरा है आउटर कंपार्टमेंट। कुछ आपके एक्वस या फ्लूइड भरे हुए होते हैं, आपको बाहर वाला आउटर कंपार्टमेंट कहेंगे और अंदर वाले को इनर कंपार्टमेंट कहेंगे। उसके बाद से मैट्रिक्स क्या होता है? आपके ल्यूमन के अंदर जो आपका डेंस होमोजेनस स्ट्रक्चर फील्ड है, कोई भी फ्लूइड फील्ड है आपके ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन आपका ये हो गया, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब यही इनर कंपार्टमेंट को ही हम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद से इसमें 70S क्रोमोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। उसके बाद से ये आपको बता दिया कि ये आपका हेड हो जाएगा, ये यहाँ से लगा ये आपका बेस हो जाएगा। और जो ल्यूमन में मैट्रिक्स जिसे हम कह रहे हैं, या होमोजीनस सब्सटेंस है, या फिर कोई एक्वस फील्ड है, वो आपका इनर कंपार्टमेंट है और इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है? सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए होगा। और नोट्स हैंड रिटन कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको बहुत ही फेमस PW बैच से मिलेगा, जो कि यकीन बैच है। तो लेने के लिए आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन है या फिर बाउंड्री है वो देखिए कैसे है, कॉन्टिन्यूस मैनर में है। और जो इनर मेम्ब्रेन की बाउंड्री है या फिर इनर मेम्ब्रेन है वो देखिए कैसे, कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं है, यानी यहाँ से ये मुड़ गई है, और इसी को हम क्रिस्टे बोलते हैं। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे, और सिंगुलर को क्रिस्टा बोलते हैं। तो आपको बता दिया, जो फोल्डिंग है ऐसे आपकी, और ऐसे जो आपकी फोल्डिंग है वो मैंने आपको बता दिया। क्रिस्टे किसे कहते हैं? टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, यानी कहाँ पे? आउटर मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर है। द क्रिस्टे
इंक्रीज द सरफेस एरिया, और जो क्रिस्ट है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन। अब दो मेम्ब्रेन के बीच में या दो मेम्ब्रेन पे किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम लगा रहता है, एसोसिएटेड रहता है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करता है। ठीक है, ये आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये भी आप आगे ही पढ़ेंगे। और ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये आप 9 से पढ़ते आ रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉसेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू राइबोसोम मॉलिक्यूल, और फिर अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम 70S and the component required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fusion. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें बाइनरी फ्यूज़न होता है, मतलब वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। आई थिंक आपको ये बात नहीं पता होगी आज तक कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से रेप्लिकेट होके 1 से 2, 2 से 3 खुद को बना सकता है सेल के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिंगल है, उसका डीएनए सिंगल है, डबल स्टैंडर्ड है, स्मॉल है, सर्कुलर है, और उसके बाद क्या है, फ्यू कुछ आरएनए है, और फिर राइबोसोम 70S है। ठीक है, उसके बाद से ये बाइनरी फ्यूज़न करता है जिससे कि ये खुद से सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। देखिए, जो प्लास्टिड होता है वो सारे प्लांट सेल में पाया जाता है और यूग्लिना यानी यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। दे आर ईजली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। चूँकि ये लार्ज होते हैं तो ये ईजली माइक्रोस्कोप में इसको हम देख सकते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, ये कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट बियर करते हैं, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट को एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रदान करता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा है लीकोप्लास्ट। ये जो कैरोटेनॉइड्स हैं यहाँ पे दिया गया है, कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स होते हैं, आर प्रोड्यूस बाय प्लांट, जो कि प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट। कैरोटेनॉइड पिगमेंट आपको बता दिया गया कि येलो, ऑरेंज, रेड पिगमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के द्वारा, आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप यानी पकड़ने के लिए। इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि इसेंशियल है यानी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। अब जो ये कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन होता है, ज़ेंथोफिल होता है और कुछ अदर होते हैं, वो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर, और ये जो होते हैं येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं प्लांट को। द लीकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। जो लीकोप्लास्ट होता है वो उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए वो कलरलेस प्लास्टिड कहे जाते हैं। ऑफ वेरीड शेप एंड साइज, और ये इनका शेप और साइज क्या होता है, वेरिएबिलिटी शो करता है। विथ स्टोर्ड न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन स्टोर्ड करते हैं ये, जैसे कि अमीलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। जो अमीलोप्लास्ट है वो क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। स्टार्च में आपका पोटैटो आ जाएगा। उसके बाद एलियोप्लास्ट जो होता है वो क्या स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करता है एंड फैट, तो ऑयल और फैट को स्टोर करता है। वेयर एज द एलियोरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, और जो एलियोरोप्लास्ट होता है वो क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। तो पहला आपका हो गया अमीलोप्लास्ट,
जो कि क्या स्टोर करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च यानी पोटैटो, और एलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ऑयल और फैट को, और एलियोप्लास्ट प्रोटीन को। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। लीफ के मेसोफिल सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ग्रीन प्लांट के मेसोफिल सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दीज आर लेंस शेप्ड, ये कैसे शेप के होते हैं, लेंस शेप्ड के, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्क्वाइड यानी डिस्क शेप में होते हैं, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर, यानी इनकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है और विड्थ जो होती है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। ये लेंस शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और रिबन लाइक शेप के होते हैं। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of Clydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in mesophyll। देखिए मेसोफिल्स में 20 से 40 पर सेल होते हैं और क्लाइडोमोनास में 1 होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट जो आपका होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे कि आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। वन ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। और जो इनर होती है वो क्या होती है, लेस परमिएबल होती है। क्यों होती है अभी आपको बताते हैं। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रोमा। अब देखिए जो स्पेस है आपका, ठीक है, ये जो आपका स्पेस है अंदर जो पाया जा रहा है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है आपका वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट का इनर स्पेस या इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वो स्ट्रोमा कहलाता है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक कॉल्ड थैलेकॉइड। अब जो आपका एक ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लैटेंड यानी चपटा है, इसके क्या है, मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन, सैक मतलब बैग लाइक, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, एक को हम कहेंगे थैलाकॉइड, थैलाकॉइड्स, एक को थैलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। थैलाकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। अब देखिए पाइल्स ऑफ कॉइन यानी जो सिक्के के ढेर होते हैं, एक के ऊपर एक रखे रहेंगे, ऐसे सिक्का जब आप रखते हैं तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेना कहेंगे। इन सब को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। और एक को थैलाकॉइड बोलेंगे, सारे को हम ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। और सिंगुलर आपका ग्रेनम हो जाएगा। और द इंटीग्रल थैलाकॉइड, और ग्रेनम को या ग्रेना को इंटीग्रल थैलाकॉइड बोलेंगे। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे और इंटीग्रल थैलाकॉइड बोलेंगे। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिले। अब देखिए स्ट्रोमा लैमिले क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये आपका थैलाकॉइड है, एक के ऊपर एक रखा है, तो ये आपका ग्रेना हो गया। दूसरा कोई ग्रेना है और ये अटैच है दूसरे थैलाकॉइड से, एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से अटैच है, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमिले। स्ट्रोमल या स्ट्रोमा लैमिले, स्ट्रोमा लैमिले बोलते हैं, स्ट्रोमल थैलाकॉइड बोलते हैं, क्योंकि ये एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। तो आपका ये ग्रेना होगा, ये ग्रेना होगा, डिफरेंट ग्रेना को कनेक्ट कर रहा है आपका क्या, स्ट्रोमल लैमिले। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इनक्लोज्ड अ शेप कॉल्ड ल्यूमन। अब देखिए थैलाकॉइड का जो स्पेस है इसे हम ल्यूमन कहते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब देखिए कुछ एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं या कुछ प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम।
तो ये क्या कंटेन करता है, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम को। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड। अब थैलाकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल। अब जो राइबोसोम होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो 70s होते हैं, एंड द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, और जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होते हैं वो 80s होते हैं। टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, यानी दानेदार स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑब्जर्व, पहली बार देखा गया था अंडर द माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल की तरह बाय जॉर्ज पेलाडे। किसके द्वारा? जॉर्ज पेलाडे के द्वारा 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए। ये किससे बने होते हैं? आरएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इनके सराउंडिंग में या चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो क्या होता है? 80s होता है। वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट। देखिए, हर एक राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। देखिए, ये आपका लार्ज सब यूनिट है, ये आपका स्मॉल सब यूनिट है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s। देखिए, हम आपको बता देते हैं, जैसे कि कोई 2 सब यूनिट है, ये लार्ज हो गया, ये स्मॉल हो गया, तो आपके पास 2 सब यूनिट होगा। एक क्या होगा? एक 60s होगा, एक 40s होगा। जैसे कि ये हो गया, ये आपका क्या हो गया? स्मॉल सब यूनिट हो गया, ये आपका लार्ज सब यूनिट हो गया। और यहाँ पे आपका 50s हो गया, यहाँ पे 30s हो गया। ठीक, अभी ये हम बता रहे हैं। दूसरा आपके पास हो गया, ये हो गया आपका 60s, ये हो गया आपका 40s। ये आपका प्रोकैरियोट का है और ये आपका यूकैरियोट का है। ठीक है। द 2 सब यूनिट 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s। ये हो गया आपका 60s, ये हो गया 40s। वाइल दैट 70s राइबोसोम 50s एंड 30s। ये आपका 50s हो गया, ये आपका 30s हो गया। जो S है वो क्या है? सिडबर्ग यूनिट है, स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और इसे हम क्या कहते हैं? सिडबर्ग यूनिट कहते हैं और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। इट इज़ डायरेक्टली अ मेज़र ऑफ डेंसिटी एंड साइज़। और ये डायरेक्टली मेज़रमेंट है किसका? डेंसिटी और साइज़ का। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट। तो जाहिर सी बात है, जो 2 सब यूनिट है, यानी एक सब यूनिट ये, एक ये, किस 70s और 80s, यानी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का किससे बना है? 2 सब यूनिट, यानी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट से। तो अब हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। देखिए, एन एलोबरेट यानी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। किसका नेटवर्क है? किसका जाल है? प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जैसा है। कंसिस्टिंग अ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। आपका माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोप्लाज्म में अगर प्रेजेंट हो तो हम उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर माइक्रोफिलामेंट का है, ये स्ट्रक्चर आपका माइक्रोफिलामेंट का है, ये स्ट्रक्चर आपका माइक्रोट्यूब्यूल का है और ये स्ट्रक्चर आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट का है। देखिए, ये स्ट्रक्चर आपका जैसे भी बना है, अब आर्टिस्ट नहीं है, अच्छा नहीं बना पाए, फिर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, समझने के तौर पे सही है। और आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। और जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे। इंटरनेट पे या गूगल पे आपको अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे, तो अगर मेरे से समझ में नहीं आया तो आप वहाँ देख सकते हैं। द साइटोस्केलेटन इज़ अ सेल इन अ सेल
आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस। अब देखिए जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो सेल में कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। जैसे कि कुछ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, कुछ मोटेलिटी के लिए, और कुछ सेल को अच्छा शेप देने के लिए वर्क करते हैं। इनका यही फंक्शंस होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सारी टॉपिक। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।